नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी यूजीसी नेट, एमपी सेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का पाठ्यक्रम एक ही रखा गया है। तो उसी पाठ्यक्रम से इकाई 7 में हम हिंदी कहानियाँ पढ़ेंगे। इकाई 7 से हमारी शुरुआत होगी हिंदी कहानी से, जिसमें आज हमारी पहली कहानी है राजेंद्र बाला घोष की चंद्रदेव से मेरी बातें, जिसमें हम सबसे पहले देख लेंगे कि राजेंद्र बाला घोष का जीवन परिचय देखेंगे। और राजेंद्र बाला घोष जी का हमारे पाठ्यक्रम में 2 कहानियाँ लगी हुई हैं। पहली है चंद्रदेव से मेरी बातें और दूसरी है दुलाई वाली। तो आज हम पढ़ेंगे चंद्रदेव से मेरी बातें। सबसे पहले हम राजेंद्र बाला घोष का जीवन परिचय देख लेंगे। इनका जन्म 1882 वाराणसी में हुआ था और मृत्यु 1951, कहीं कहीं 1949 भी मिलता है, मिर्ज़ापुर में। माता पिता, इनकी माता का नाम नीरदवासिनी घोष और पिता का नाम रामप्रसन्न घोष था। इनकी शिक्षा दीक्षा माता जी के संरक्षण में ही नीरदवासिनी घोष के संरक्षण में हुई। हिंदी भाषा में बंग महिला के नाम से लिखती थी, बंगला में ये प्रवासी नाम से लिखती थी और हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका रही। छापामार लेखन क्या है? तो जिस तरह से छापामार युद्ध होता है जिसमें छिपकर युद्ध किया जाता है, दुश्मन पर वार किया जाता है, उसी तरह से छापामार लेखन भी छिपकर लेखन छापामार लेखन कहलाता है। इनको हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है और बचपन में इनको रानी और चारुबाला नाम से जाना जाता था या पुकारा जाता था। तो इनका प्रमुख नाम हो गया राजेंद्र बाला घोष। छद्म नाम जिस नाम से लिखती थी बंग महिला, हिंदी में प्रवासिनी नाम से बंगला में इन्होंने लेखन किया। बचपन का नाम इनके रानी और चारुबाला हो गया और बंग महिला नाम से इनको सबसे पहले संबोधित करना आचार्य शुक्ल ने प्रारंभ किया था। तो इस तरह से ये पंक्तियाँ हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगी। देखा जाता है कि परीक्षाओं में इनसे प्रश्न बनते हैं। तो छद्म नाम बंग महिला नाम से, बंगला में प्रवासिनी नाम से इन्होंने लेखन किया। नवजागरण की पहली छापामार लेखिका रही। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन थी? तो बंग महिला राजेंद्र बाला घोष को स्वीकार किया जाता है। और सबसे पहले इनको सबसे पहले बंग महिला नाम से किसने संबोधित किया था? तो आचार्य शुक्ल ने संबोधित किया था। उसके बाद हम इनकी रचनाओं में आते हैं। तो इनका कहानी संग्रह एक है कुसुम, एक ही अभी मिलता है इनका प्रमुख कहानी संग्रह, जो प्रमुख है काशी नागरी प्रचारिणी सभा 1911 में प्रकाशित हुआ था। और इनकी कहानियों की बात की जाए तो कालक्रमानुसार इनकी प्रकाशित कहानियां हैं चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, कुंभ में छोटी बहू 1906, दुलाई वाली 1907 और डालियाँ 1909। तो जो इनकी कालक्रमानुसार प्रकाशित ये 4 कहानियाँ ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं हमारे लिए। परीक्षा में इनका सन भी पूछा जाता है, क्रम से भी लगाने के लिए आ जाता है कि क्रम से लगाइए कि सबसे पहले दुलाई वाली कब लिखी गई, कुंभ में छोटी बहू कब लिखी गई। तो इन सभी कहानियों का हमको सन सहित क्रम से याद करना पड़ेगा। तो उसके बाद इनकी अन्य कहानियाँ जो हैं तो भाई बहन, हृदय परीक्षा, मन की दृढ़ता हो जाएंगी। अब क्योंकि आज हम शुरुआत कर रहे हैं चंद्रदेव से मेरी बातें, जो 1904 में लिखी गई थी, इस कहानी को आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम कहानी के महत्वपूर्ण चीज़ें, जो महत्वपूर्ण कथन है, कहानी की संवेदना क्या है, इन सब को कहानी पढ़ने के बाद देख लेंगे। तो इस कहानी में जो नायिका है वो स्वयं लेखिका है और वो चंद्रदेव को एक पत्र लिखती हैं और उस पत्र में तत्कालीन व्यवस्था जो हमारे देश की थी, जो हमारे देश में अंग्रेज शासन कर रहे थे, उस व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। कहानी हमारी शुरू होती है लेखिका चंद्रदेव को पत्र में लिख रही हैं। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम।
आज मैं आपसे दो चार बातें करने की इच्छा रखती हूँ। देखो सुनी अनसुनी मत करना। लेखिका शुरुआत में ही पत्र में चंद्रदेव जी को प्रणाम करती हैं और उनसे बोलती हैं, कहती हैं कि मैं आपसे दो चार बातें रखने की हमारी इच्छा है आपके सामने, आप इसको सुनी अनसुनी मत करिएगा। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा कहती हूँ सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य ही आपकी भी सृष्टि हुई होगी। लेखिका कहती हैं कि मैंने सुना है कि आप चिरकाल से, जब से चल रहा है ये पृथ्वी है, तब से आप बहुत दिनों से यहाँ पे निवास कर रहे हैं। क्या ये बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं ऐसा अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ, जब इस सृष्टि की सृष्टि हुई होगी, यह सृष्टि जब बनी होगी, तभी आप भी आए होंगे, आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। यह पंक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न हमसे बन सकता है। यूजीसी नेट में छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं कि लेखिका चंद्रदेव को किस नाम से पुकारती है, ऐसा प्रश्न हमारे सामने बन सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने चंद्रदेव को ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहा है। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र या बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। मतलब उन्होंने ट्रांसफ़र व्यवस्था जो है और पेंशन व्यवस्था है उस पर व्यंग किया है, कटाक्ष किया है। यदि आप हमारी न्यायशीलता गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते, अंत में इस वृद्धावस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी जैसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके आप परलोक बनाते। यह हमारी बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जात के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही का। यहाँ पे लेखिका भगवान चंद्रदेव से कह रही हैं कि अगर देवता ही पक्षपात कर रहे हैं, व्यंग कर रही हैं कि जब देवता पक्षपात कर सकते हैं, उन्होंने अमृत देके आपको अमर कर दिया है, तो यदि अंग्रेज जो है वो तो मनुष्य है, अगर अपनी गौरांगों को, जो गोरे लोग हैं, अंग्रेज हैं, उनको और भारतीयों को दोनों में पक्षपात कर रहे हैं, तो आश्चर्य की बात नहीं है। ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती, ओहो से लेके कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या। यहाँ तक ये पंक्ति महत्वपूर्ण हो जाएगी हमारे लिए। उसके बाद आगे, अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन या निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। कहानी में आधुनिक भारत का प्रभु किसको कहा गया है? तो लॉर्ड कर्जन को कहा गया है। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि कहानी में लॉर्ड कर्जन को किस उपाधि से नवाजा गया है, तो इनको आधुनिक भारत का प्रभु कहा गया है। आशा है कि आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो है ही नहीं। जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी, और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि
उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे वे ही अब सब अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। लेखिका कह रही है चंद्रदेव से कि आपके चंद्रलोक में तो वही सब नियम चल रहे होंगे जो शुरू से आदिकाल से प्रचलित चले आ रहे हैं, लेकिन जब से हमारे भारत देश में अंग्रेज़ों ने शासन किया है तो यहाँ आकाश और पाताल के बराबर अंतर आ गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को तो देख जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो हॉलिडे या छुट्टी अवश्य रहती है। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। आगे देखेंगे, इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना अवश्य ही उचित है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लकड़दादा निकले। लेखिका कह रही हैं कि अगर आप हिंदुस्तान पूरा भारत भ्रमण करने का आपके पास टाइम नहीं है तो आप आके सिर्फ कलकत्ता नगरी को देख लीजिए। वहाँ इतना ज़्यादा औद्योगिकरण किया जा रहा है, इतना ज़्यादा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, नई नई चीज़ें मिलेंगी कि आप ये भी कह देंगे कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा से भी ज़्यादा महान है, उनके दादा निकले, उनसे भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। व्यंग कर रही हैं लेखिका। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियाँ किया करती हैं, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही हैं। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरदवासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्ज्वल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभुगण को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं, और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। मतलब लेखिका यहाँ पे कह रही हैं कि जो हमारे ये अंग्रेज हैं, ये कठिन से कठिन कार्य को आसानी से कर रहे हैं, और हमारे जो उच्च शिक्षा प्राप्त हैं युवक हैं वो बेरोजगारी से त्रस्त हैं, ग्रस्त हैं, उनको कहीं भी कार्य करने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये देश में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करे, बेचारी के भाग में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा है। हरिपदोद्भवा त्रैलोक्यवासिनी सुरसरी के भी खोटे दिन आ गए हैं। हमारी धार्मिक नदी गंगा जो है उसके भी ऐसे दिन आ गए हैं कि वहाँ पर भी जो अंग्रेज हैं ये बड़े बड़े खंभे नदियों को बांधकर बांधों का निर्माण कर रहे हैं। स्थान स्थान पर वो बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्षस्थल पर
जहाँ तहाँ मोटे बृहदाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। ये पंक्ति महत्वपूर्ण हो सकती है। हरिपदोद्भवा त्रैलोक्य पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्षस्थल पर जहाँ तहाँ मोटे बृहदाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है परीक्षा की दृष्टि से। उसके बाद हम आगे देखेंगे, कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। लेखिका यहाँ पे इंद्र के अमरावती की तुलना जो है तो ईडन, कलकत्ता के ईडन गार्डन से कर रही हैं। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विद्या को देखकर वीणापाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी कि निस्संदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम कॉलेज का जिक्र कहानी में किया गया है, प्रश्न बन सकता है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट या टकसाल को देखकर सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अचकचा जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विस्मयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। लेखिका फिर चंद्रदेव से विनय कर रही हैं हिंदुस्तान आने के लिए। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हों। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल बपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी, शशांक, शशधर, शाशालांशन आदि उपाधियों से भूषित हो रहे हैं। चंद्रमा को कलंक की कालिमा लेपन, कलंकी, शशांक, शशधर, शाशालांशन आदि उपाधियाँ दी गई हैं कहानी में। सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत ना होंगे? शायद आप यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। यहाँ पर अंधविश्वास की बात की जा रही है, व्यंग किया जा रहा है चंद्रदेव के माध्यम से। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तब ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में ना तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है और न अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूँ तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है। ये पंक्तियाँ हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। यूँ तो प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधारों में जो दो चार राजा महाराजा नाम मात्र के हैं भी वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। यहाँ तक
मतलब कहा जा रहा है कि जो कुछ राजा महाराजा अंग्रेज़ों के राज में बचे भी हुए हैं वो उन्हीं के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। उनको अपने राज्य की प्रजा का सुख दुख का कोई ध्यान नहीं रहा है। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि कभी भारत भ्रमण करने को आएँ तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लाइएगा। कहानी में फैमिली डॉक्टर किसको कहा गया है? धन्वंतरी महाशय को, और देवताओं का चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को कहा गया है। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा का लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनको निकालना कुछ सहज बात ना होगी। लेखिका कह रही हैं कि यहाँ पे चिकित्सा का विकास तो बहुत ही तेज़ी से हो चुका है, लेकिन अगर प्लेग जैसी बीमारियाँ फैल जाती हैं तो फिर उनको दूर करना बहुत ही कठिन हो पा रहा है। यदि प्लेग महाराज ईश्वर ना करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनको निकालना कुछ सहज बात ना होगी। यहीं जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पेनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। यहाँ पे कहानी में जो है इंडियन पेनल कोड की धाराओं का जिक्र किया गया है। और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाए। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता हुए तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुँचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटों में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, परंतु आपके इस मौनावलंबन को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ ज़रूर आइएगा। यहीं पर कहानी समाप्त होती है और यहीं पर लेखिका का चंद्रदेव के लिए लिखा गया पत्र भी ख़त्म होता है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि इस कहानी से महत्वपूर्ण कथन हमारी परीक्षा के लिए कौन कौन से हैं जो निकल के आएंगे, उनको हम देखेंगे। और कहानी की संवेदना क्या है, मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु और भी जो होंगे इस कहानी के जो हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, उनको हम देखेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में जुड़िए